नमस्कार साथियों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग राजीव दीक्षित जी के आवाज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस किस तरह से मिला था। अब उसके आगे चर्चा करते हैं। जब जहांगीर दस्तखत कर देता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दे देता है तो उस समय पूछता है ये कि आप व्यापार कहाँ से करना चाहोगे। व्यापार मतलब लूटमार कहाँ से करना चाहोगे। तो वो कहते हैं कि हम सूरत शहर से करना चाहते हैं। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर सूरत शहर ही क्यों। हमारे देश में इतने 600 से ज़्यादा शहर है, अलीगढ़ है, बरेली है, दिल्ली है, ऐसे 600 से ज़्यादा शहर है। आखिर सूरत शहर ही क्यों, आप लोगों के मन में सवाल होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, उस ज़माने में सूरत बहुत पैसे वाला शहर था। जिस प्रकार आज के ज़माने में मुंबई बहुत पैसे वाला शहर है, मुंबई बहुत खर्चा करने वाला शहर है। मुंबई बहुत सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। मुंबई जिस प्रकार आज विकसित है, ठीक उसी प्रकार उस ज़माने में सूरत विकसित था। एक अंग्रेज आया था हमारे देश में, जिसका नाम था वर्नियर। जब वर्नियर आया ना, तो सूरत शहर में घूमा, हर एक घर में गया, हर एक मोहल्ले में गया, सभी के घरों में गया। तो देखा कि हर एक घर में सोने के सिक्कों का भरा ढेर था। जैसा आज के ज़माने में गेहूँ और चने से भरे होते हैं ना घर, ठीक उसी प्रकार उस ज़माने में सोने से भरा सिक्के रहते थे सभी के घर में, एक के घर में नहीं बल्कि सभी के घर में। इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ दोस्त, जब वर्नियर कहा कि भाई आपके पास कितने सोने के सिक्के होंगे, तो उन्होंने बता दिया। कहा कि कितने होंगे ये मुझे भी नहीं पता है। तो कहता है पता नहीं है। तो कहता है हाँ जी सही सुने, मुझे पता नहीं है, क्योंकि गिनने का फुर्सत ही नहीं रहता था। आज के ज़माने में पता है, रील्स वगैरह देख के अपना समय बर्बाद करते हैं, फालतू के वीडियोज़ देख के समय बर्बाद करते हैं। उस ज़माने में पता है सभी लोग, कोई भी बेरोज़गारी नहीं था, बेरोज़गार थोड़ा सा भी नहीं था, बेरोज़गारी का नामो निशान नहीं था, भुखमरी नहीं था, भिखारी नहीं था। उस ज़माने में हर एक घर में सोने का भंडार था मेरे दोस्त। पता है हमारे देश में सोने का एक ही खदान है, जो कि कर्नाटक में है। आप लोगों के मन में सवाल है, जब भारत देश में सोने का एक ही खदान है तो फिर इतने सारे सोने आते कहाँ से थे इतने सारे सोना। हर एक घर में एकदम सोने का भंडार था, एकदम भरा हुआ था सभी के घरों में। जैसे गेहूँ और चावल आज के समय में होते थे, ठीक उसी प्रकार उस ज़माने में सोने से भरा रहता था सभी के घरों में। आप लोगों के मन में ये तो ज़रूर सवाल होगा, आखिर आया कहाँ से इतना सोना भारत देश में। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्त, इतना सारा सोना आया नहीं, अपने मेहनत से लाया। भारत देश बहुत ही बड़े व्यापारिक थे। जितने भारत के देश के लोग पता है व्यापार करने में सबसे ज़्यादा आगे थे, व्यापार किया करते थे। भारत देश के लोग पता है सूरत शहर में एक बंदरगाह हुआ करते थे। अब वहाँ से पता है पानी के जहाज़ में भर कर सोना आते थे मेरे दोस्त, और सूरत वो सोना आते थे, उसके बदले में भारत के देश के लोग सभी लोग
सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला एक सामान था जिसका नाम था कपड़ा। भारत का कपड़ा पता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भारत में बनता था। सबसे अच्छा क्वालिटी का कपड़ा भारत में बनता था, जिस कारण भारत का कपड़ा सभी देशों में बिकते थे। और उसके बदले में पता है, सोना हमारे यहाँ दिया करते थे। और वो भी एक तरफ कपड़े रखते थे और दूसरी तरफ सोना रखते थे और तोलते थे। जितना कपड़ा उतना ही सोना। आप लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन मजाक नहीं है मेरे मित्र, ये सत्य है। कपड़े के बदले में सोना दिया जाता था और उतना जितना कपड़ा है उसके बराबर सोना। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं मेरे दोस्त, इतना सोना थे। और भारत देश के लोग वर्नियर लिखते हैं अपने डायरी में, कहते हैं भारत देश के लोग सोना को गिनते नहीं थे, बल्कि फुर्सत ही नहीं रहते थे। और सब लोग तराजू में तोल तोल कर सोने रखते थे। 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो ऐसे कर कर के रखते थे। और वर्नियर आगे लिखते हैं कि अगर सूरत शहर को ही लूटा जाए ना, तो 1000 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे, फिर भी सूरत शहर को पूरी तरह से नहीं लूट सकते। इतना सोना है सूरत शहर में, इतना पैसे वाला है सूरत शहर, इतना विकसित है सूरत शहर। पता है मेरे दोस्त, और जितने भी ये बातें बताएं ना, इसके आगे भी बताएंगे। और मैं जितने भी बातें बताए हैं, मैं राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताए गए बातों को ही बताए हैं। मैं कोई अलग से कोई बात जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया हूँ और जोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि राजीव दीक्षित हमारे देश के लिए इतना कुछ कर गए। अगर राजीव दीक्षित जी के एक एक बात भी सुन लेना, तो कोई दूसरा शब्द सुनने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को सुनिए मेरे दोस्त, और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए मित्र। क्योंकि मैं एक ही हमेशा बात बोलता हूँ। मुझे लगता है यूट्यूब पर आए 6 से 7 महीने हो गए हैं, लेकिन बहुत ही कम संख्या जुड़े हैं। आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि जितना संख्या हो सके उतना संख्या में जुड़िए। और आप लोगों को जाते जाते मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा व्यवस्था लाने का प्रयास करूँगा जिसमें आप सभी साथी उस नंबर से जुड़ सकते हैं। उस नंबर पर आप डोनेट कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजीव दीक्षित जी भी कहते हैं कि डोनेट करना कोई गलत चीज़ नहीं है। आप लोग पैसों का दान कर सकते हैं। इससे होगा ये, आप लोगों को याद होगा 1857 की क्रांति जब हुआ था ना, तो उस ज़माने में भी लोगों ने बहुत दान किए थे, जिस कारण से भारत में 1857 जैसी क्रांति हो पाया है। और हम लोग फिर चाहेंगे कि 1857 जैसी क्रांति हो, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि इस बार विचारों से लड़ाई करेंगे। हम लोग राजीव दीक्षित जी के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और उसी के मार्ग पर भारत देश को विकसित बनाएंगे मेरे दोस्त। इसीलिए आप लोगों को क्या लगता है, अपना राय ज़रूर दीजिए। क्या डोनेट करने वाला वो सिस्टम लाएं या फिर कुछ नया करें? आप लोग ही अपना राय दीजिए, उस हिसाब से मैं प्रयास करूँगा। क्योंकि
आप लोग सहारा नहीं दीजिएगा तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हम लोग राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए हमारे साथ। इतने साल हो गए हैं, आप लोगों ने इतने लोगों के साथ जुड़ा है, हमारे देश के लिए क्या किया है ज़रा वो तो सोचिए। इस बार राजीव दीक्षित जी की आवाज़ के साथ जुड़िए और राजीव दीक्षित जी की आवाज़ पर विश्वास ज़रूर कीजिए मेरे दोस्त। ये कभी किसी को निराश नहीं करने देगा। धन्यवाद।